Welcome to part 2 of discussion of current affairs GS2 April 2025 compilations. हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर एसेंट, आर्टिकल 142 का हम बहुत डीप डिस्कशन कर चुके हैं और जुडिशियल डेस्पोटिज्म से रिलेटेड टॉपिक भी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और कोकबरोक लैंग्वेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो हम इस पार्ट में कवर करने की ट्राई करेंगे। अपकमिंग पार्ट्स में हम और टॉपिक्स बचे हुए इस मैगजीन के कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज़। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक से। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जो लेटेस्ट हमारी 18th लोकसभा चल रही है उसमें अभी तक भी डेप्यूटी स्पीकर का जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके रिलेटेड हमारे कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस फॉलो नहीं हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस को रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने में मिल रहे हैं। उससे रिलेटेड आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, द 18th लोकसभा लाइक द 17th, सेम प्रॉब्लम जो है 17th लोकसभा में भी हम लोगों ने देखी थी, हैज़ नॉट येट इलेक्टेड अ डेप्यूटी स्पीकर which is raising concerns about the constitutional compliance and parliamentary conventions. So इसके रिगार्ड में हमारे पास कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल रहता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं हमारे पास, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, क्या उनकी पावर्स होती है, वो देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये पोजीशन खाली रहती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट हुए ही नहीं है, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या क्या रोल रहते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 93 हमें गवर्न करता है डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करने के लिए। सो गवर्नड बाय आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मैंडेट्स द हाउस टू इलेक्ट अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो हमारे स्पीकर तो इलेक्टेड हैं, आप जाकर के देखिएगा कि कौन अभी करंट स्पीकर हमारे आज परफॉर्म कर रहे हैं लोकसभा में, और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्टेड नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये डिस्कशन है। ठीक है, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? दे ही इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर्स among themselves. Timing after the speaker's election, the date is fixed by the speaker, and convention deputy speaker is usually from the opposition, though not legally mandated. तो स्पीकर के इलेक्शंस के बाद हम डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन रखते हैं नॉर्मली लोकसभा में, और नॉर्मली आज तक क्या कन्वेंशन फॉलो होता आ रहा है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो नॉर्मली ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं। हालांकि इसका कोई लीगल मैंडेट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, लेकिन आज तक ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि स्पीकर जो होते हैं वो नॉर्मली करंटली इलेक्टेड पार्टी से होते हैं जो कि रूल कर रही है, और जो डेप्यूटी स्पीकर हमारे रहते हैं वो यूजुअली ऑपोजिशन से इलेक्ट होते हैं। राइट, इनकी क्या पावर्स और फंक्शंस रहते हैं? प्रिसाइडिंग रोल, एक्ट्स एज अ स्पीकर व्हेन द लेटर इज एब्सेंट। जब स्पीकर हमारे अवेलेबल नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर एज स्पीकर एक्ट करते हैं। कास्टिंग वोट, एक्सरसाइजेज कास्टिंग वोट ओनली इन द केस ऑफ टाई व्हेन प्रिसाइडिंग। सो ये अपना वोट कब कास्ट करते हैं? ओनली व्हेन द वोट इज अ टाई इन एनी ऑफ द इलेक्शंस गोइंग ऑन। इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई सा भी बिल अगर लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है लेकिन उसकी वोटिंग में जो है वो टाई हो गया है अप्रूवल या डिसअप्रूवल से, तो इनका वोट एज अ कास्टिंग वोट डिटरमाइन करता है। ठीक है, कमिटी चेयरमैनशिप ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमिटी इफ अपॉइंटेड। ठीक है, और इंडिपेंडेंस इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर बट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये डेप्यूटी स्पीकर के पावर्स और फंक्शंस रहते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये पोस्ट हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब मान लीजिए कि कभी स्पीकर एब्सेंस है तो कौन लोकसभा को चेयर करेगा? राइट, तो उसके लिए हमें डेप्यूटी स्पीकर चाहिए होते हैं। इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी, अपहोल्ड्स इम्पार्शियलिटी एंड बैलेंसेस लेजिस्लेटिव डिबेट्स, जो कि स्पीकर कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं। राइट, सिंबल ऑफ बाई पार्टीजनशिप,
हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम ऑपोजिशन रेफर्स टू क्रॉस पार्टी कॉपरेशन एंड जैसा कि हमने देखा नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट हो रहे हैं वो ऑपोजिशन के हैं, ठीक है, तो इससे हम एक बैलेंस बना पाते हैं एंड क्रॉस पार्टी कॉपरेशन लोकसभा में चलता है. क्राइसिस मैनेजमेंट एक्ट्स डिसिसिवली ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक सडन स्पीकर वैकेंसीज. तो कुछ केसेस में जब स्पीकर अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ इमरजेंसी है तो फिर कौन चेयर करेगा. वही फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट ऑलमोस्ट रिलेटेड है बट ठीक है, मतलब वो यही है कि स्पीकर के एब्सेंस में ही हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अभी हमारे लोकसभा में करंटली जो है ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है क्योंकि ये पोजीशन इलेक्ट ही नहीं हुई है, राइट. सो उसके हमारे प्रोसीडिंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. वीकन्स इंस्टीट्यूशनल continuity in the speaker's absence. No designated authority leads to procedural disruptions and undermines smooth functioning of the Lok Sabha. ठीक है, स्पीकर के एब्सेंस में हमारी फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोसीजरल पावर सेंट्रलाइजेज इन द स्पीकर अलोन, रिड्यूसिंग चेक्स एंड बैलेंसेज. ठीक है, जो हमने प्रॉब्लम्स देखे, जो हमने इंपॉर्टेंट देखा ये डेप्यूटी स्पीकर का, वो ही एज इम्पैक्ट हम उसका ऑपोजिट पॉइंट्स देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे उन्होंने उसी का ऑपोजिट लिख दिया कि इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी नहीं है. यहाँ पे हमने देखा कि चेक्स एंड बैलेंसेज लगाता है तो उन्होंने उसका सेकंड पॉइंट लिख दिया कि चेक्स एंड बैलेंसेज मिसिंग है. करेक्ट. इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, स्टिल ये इलेक्ट नहीं हुए हैं टाइमली. ओके, रिस्क ड्यूरिंग इमरजेंसीज होगी और स्पीकर अवेलेबल नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर ऑलरेडी नहीं है तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज रिस्क फॉर द लोकसभा प्रोसीडिंग्स. करेक्ट. लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स नीडेड, अब ये क्यों दिया हुआ है सेक्शन, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि एज सून एज पॉसिबल हमें डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट करने हैं. बट स्टिल इवन आफ्टर दीज मेनी months have passed, we do not see any deputy speaker elected, and same thing happened for the last Lok Sabha also. So क्या हमें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए इससे रिलेटेड, जैसे कि फिक्स अ टाइम फ्रेम. आर्टिकल 93 को अमेंड किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन विद इन फर्स्ट 60 days हो जाए या समथिंग लाइक दैट. ट्रिगर मैकेनिज्म, अलाउ द प्रेसिडेंट अपॉन कैबिनेट एडवाइस टू इनिशिएट द इलेक्शन प्रोसेस इफ डिलेड. अगर तब भी इलेक्शन प्रोसेस डिले होता है तो वी कैन इंटरवीन द प्रेसिडेंट्स रोल देयर. ठीक है. Strengthen the opposition representation. Enforce conventions offering the post to an opposition member to promote inclusivity and trust. Statutory clarifications. Codify the rules and election timeline by amending the rules of procedure and conduct of लोक सभा. ठीक है, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि कुछ हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लॉज में ही रिफॉर्म्स ला सकते हैं ताकि ऐसी सिचुएशंस और वैक्यूम क्रिएट ना हो. करेक्ट. तो ये कंक्लूजन भी हम देख सकते हैं. द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट अ सेरेमोनियल रिडंडेंसी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी फॉर ensuring balance and resilience in the parliament. Prolonged vacancy weakens democratic processes and compromises institutional integrity. Timely election for the deputy speaker is essential for upholding the constitutional democracy and restoring credibility in legislative functioning. देखिए अभी पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है ना कि सपोज मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड, तो ये जो कंक्लूजन पॉइंट्स है और आप इनको डायरेक्टली एज योर इंट्रोडक्शन एज योर कंक्लूजन्स यूज़ कर सकते हैं. मान लो कि डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, बट you can directly use this as it is content in your opening and your closing statements based upon, और आप बीच का बॉडी हमेशा मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. करेक्ट. सो इसीलिए ये मैगजीन्स पढ़ने का फ़ायदा हमें क्या रहता है कि हमें ये डेटा मिल जाता है डायरेक्टली. अगर आप इसको 2-3 बार भी रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके इट विल गो एंड सेट इट इन योर ब्रेन. Any question if you'll see related to post of deputy speaker, you can start and close your answers accordingly. Correct. सो एक PYQ भी इससे रिलेटेड दे रखा है. वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर. डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया? अब देखिए ये 2020 में PYQ पूछा गया हमसे जो कि फोकस कर रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा पे.
तो just imagine if you read some articles which are related to Speaker of the Lok Sabha, then you already have your opening and closing contents. Based on the question provided, you can modify your body accordingly and get your answer done. तो ये मैगजीन्स पढ़ने का हमें यही फ़ायदा होता है दैट वी गेट द काइंड ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट लेके हो जाती है. तो प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. अब क्वेश्चन ना किसी भी फॉर्म में आ सकता है. फॉर एग्जांपल उनका सिलेक्शन प्रोसेस, क्यों न्यूज़ में रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. तो यू हैव अ स्टैटिक डेटा एट वन प्लेस कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आता है तो हाउ यू हैव टू स्टार्ट, हाउ यू हैव टू क्लोज, व्हाट स्टैटिक थिंग्स यू हैव टू इंक्लूड. द ओनली थिंग विच यू विल नीड टू मॉडिफाई इज दिस बॉडी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. ओके, आज के नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं. एक और टॉपिक दिया हुआ है हमारा इसमें, कोकबरोक लैंग्वेज. ये एक न्यू लैंग्वेज है, ठीक है, जो त्रिपुरा में बोली जाती है नॉर्मली. तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये ना मतलब काइंड ऑफ प्रीलिम्स के लिए अभी एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है नेक्स्ट अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए. बट मेंस के पर्सपेक्टिव में इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो त्रिपुरा में एक बॉडी है, एक इंडिजिनियस लिटरली बॉडी फ्रॉम त्रिपुरा, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में एक अर्जी डाली है कि हमारे कोकबरोक लैंग्वेज को भी रिकग्निशन मिले और इसको 8th शेड्यूल में ऐड किया जाए. अब हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में हम इस लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत डिटेल्स देख सकते हैं जो कि हमारे कल्चर एंड हिस्ट्री में पूछा जा सकता है. सेकेंडली हम क्या देख सकते हैं, स्टैटिकली 8th शेड्यूल हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक है काइंड ऑफ. कोकबरोक लैंग्वेज के बारे में अगर थोड़ा जाने तो ये क्या है, इट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ बोरोक त्रिपुरी पीपल बिलोंगिंग टू द तिब्बतो-बर्मीज लिंग्विस्टिक फैमिली. ठीक है, इट होल्ड्स कल्चरल एंड हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस अमंग त्रिपुराज इंडिजीनियस कम्युनिटीज़. ठीक है, ये नॉर्मली त्रिपुरा में ही फाइंड हुई थी और कुछ असम के और मिज़ोरम के कुछ दूसरे पार्ट्स में भी बोली जाती है. हिस्ट्री अगर हम देखें इस लैंग्वेज की तो इट इज़ ऑफिशियली रिकग्नाइज एज अ स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा ऑन 19th जनवरी 1979. अभी डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि दिस इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा. फिर ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की. ठीक है, historically used Bengali script, but recent movements advocate for the Roman script for better accessibility. Okay, और इसी के रिलेटेड क्योंकि अब अर्ज क्या किया है कि इसको 8th शेड्यूल में डाला जाए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 8th शेड्यूल में क्या होता है, क्यों वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं. इफ़ द पीपल हु आर ऑलरेडी नोइंग विल गेट अ क्विक रिविजन ऑफ द 8th शेड्यूल. What is the 8th schedule? The 8th schedule of the Constitution of India lists all the languages recognized by the Constitution for its official purposes. ठीक है, 8th schedule में हमारे क्या रहते हैं, वो सारी लैंग्वेजेस का लिस्ट रहता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिकग्नाइज्ड है. इसका क्या फ़ायदा रहता है, इसका ये फ़ायदा रहता है कि जो भी लैंग्वेजेस हमारे इसमें लिस्टेड है वो हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेट कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेगा या कोई अदर चीज़ों में लैंग्वेज यूज़ होगा, कोई वेबसाइट्स में लैंग्वेज यूज़ होगा, तो जो भी लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड और लिस्टेड है ना हमारे 8th शेड्यूल में, उनको प्रायोरिटी मिलेगी. राइट, इसका हमें रेफरेंस कहाँ से मिल जाएगा, एक आर्टिकल्स हम 344 फर्स्ट क्लॉज और आर्टिकल 351 भी बैकग्राउंड में रिवाइज कर सकते हैं. आपका होमवर्क है, आप जाकर के इन आर्टिकल्स को चेक कीजिएगा. मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि 8th शेड्यूल से रिलेटेड और इन आर्टिकल से रिलेटेड इसमें इन्फॉर्मेशन होगी. करेक्ट. अभी करेंटली इसमें 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड है, जिसमें फॉर एग्जांपल हिंदी, बंगाली, आसामीज़, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये वाली सारी लैंग्वेजेस लिस्टेड है. ये स्टार्ट हुआ था 14 लैंग्वेजेस से, बट जब इसको अडॉप्ट किया था 1950 में, बट अब कंटिन्यूसली ऐड होते होते और इम्प्रूव होते होते अभी एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस आर देयर. ओके, फॉर एग्जांपल सिंधी इज़ एडेड इन 1967, देन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एडेड इन 1992, रिसेंटली बोडो, डोगरी, मैथिली, सानाथली एडेड इन 2004. अभी हमने देखा कि इसमें लैंग्वेज ऐड होगा तो क्या बेनिफिट होगा,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन एट नेशनल लेवल पे उस लैंग्वेज को रिकग्निशन मिलेगा. ओके. एनहांस्ड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर लैंग्वेज प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन. एलिजिबिलिटी फॉर ऑफिशियल यूज़. अभी मैंने देखा बताया आपको कि ऑफिशियल यूज़ में जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्ज़ाम्स हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, कुछ रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा हमारी रिलीज़ होती हैं, तो उस लैंग्वेज को भी ऑफिशियली कंसिडर किया जाता है. बूस्ट कल्चरल प्राइड एंड लिटरली डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज एजुकेशन. उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए और बच्चों को एडुकेट करने के लिए उस लैंग्वेज के बारे में भी आगे स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ स्कीम्स रन की जाती हैं. तो ये हो गए बेनिफिट्स हमारे उस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड करने के. तो अपकमिंग पार्ट्स में वी विल प्रोसीड फर्दर एंड टू चेक other topics included in this compilation for April, mostly focused on GS2. अभी आज के लिए आई थिंक ये टॉपिक्स क्लियर होंगे जो हमने आज डिस्कस किए बहुत डिटेल में. दैट इज़ 2 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आपको समझ आ गया होगा, आर्टिकल 93 हमने डिस्कस किया इसमें. और हमने क्या डिस्कस किया, कोकबरोक लैंग्वेज, उसके रिस्पेक्ट में हमने डिस्कस किया 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So we'll stop this part for today and we'll discuss other topics in upcoming parts. Please let me know how do you like the video, how much improvements are needed, and like and subscribe. Thank you. Bye bye. Have a nice day.